नमस्कार। परीक्षा मित्र के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपन भारतीय संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे। भारतीय संविधान में अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ रहे थे। फंडामेंटल राइट में अपन ने क्या क्या चीज़ें देखी। देखो, फंडामेंटल राइट लिया कहाँ से गया है? यूएसए के संविधान से अपन ने मौलिक अधिकार लिया है। एक और बात याद रखने की है कि मौलिक अधिकार पहली बार दुनिया के किसी देश में शामिल किया गया, वो यूएसए था, जहां पर लिखित रूप में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया और अपन ने यूएसए से ही मौलिक अधिकार लिए हैं। दूसरी बात, भारतीय संविधान में यदि बात आती है मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये आप रोमन लिपि में लिखना सीख जाइएगा। 22 भाग है भारतीय संविधान में, तो 22 तक तो अपने को ये रोमन लिपि में लिखना आना चाहिए, क्योंकि जब ऑप्शन आते हैं तो ऐसे एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है अपने को। ठीक है, तो भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 तक में, आर्टिकल 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और अपन ने क्या क्या देखा यहाँ पर, जब मूल संविधान बना था तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन बाद में संविधान में एक संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया था 1978 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सन भी पूछता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा एक संशोधन ये किया गया कि एक मौलिक अधिकार था, आर्टिकल 19(1)(च) में क्या था ये मौलिक अधिकार? संपत्ति का अधिकार। और एक अनुच्छेद 31 में ये संपत्ति के अधिकार थे। तो इन दोनों को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और मौलिक अधिकार से हटा करके इन्हें अनुच्छेद 300(क) में, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 300(a) में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकारों को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। इन मौलिक अधिकारों की संख्या अब कितनी हो गई थी? 6। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकारों में अपन ने पहला मौलिक अधिकार देखा, राइट टू इक्विटी का, समानता का अधिकार, समता का अधिकार। समानता और समता में मैंने आपको अंतर भी बताया था। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में समानता का अधिकार था, इसे अपन ने पढ़ा। दूसरा जो मौलिक अधिकार है यह है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आर्टिकल 19 की चर्चा करेंगे। ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक में वर्णित है। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 यदि एक लाइन में अपने को पूछे तो यह है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। समझना आप बात को, यह यहाँ पर अनुच्छेद 1(a) लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(a) ऐसे लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये क्या है इसको समझेंगे अपन। पहले अपन अनुच्छेद 19 को समझते हैं। अनुच्छेद 19 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात रखने का, अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, टेलीफोन टेप नहीं किए जाने का अधिकार, सरकारी सूचनाएं प्राप्त करना, धरना प्रदर्शन की स्वतंत्रता भी है, लेकिन हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। ध्यान रखना है, वर्ड का ही खेल है। हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है, धरना प्रदर्शन की स्वतंत्रता है। ये वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब सुनो, अपने पास में ऑप्शन आता है कि एक सेकेंड, मैं इसमें आपको यहां पे समझाता हूं मैं। ठीक है, बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखो, अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19। अब देखो, अपने पास में ऑप्शन आता है कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है। ऑप्शन अपने पास में होंगे 19, 20, 21, 22। आंसर क्या चला जाएगा? 19। यही सेम प्रश्न कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, सेम एज इट इज वही प्रश्न है, कोई इसमें फर्क नहीं है। फर्क क्या है? ऑप्शन में फर्क आ जाएगा। ऑप्शन वो दे देगा अपने को 19(1)(क) या ए भी लिखा हुआ आ जाता है स्मॉल में, 19(1)(b),
ठीक है, 19(1)(c), 19(1)(d। आंसर क्या चला जाएगा? 19(1)(क)। बस इतनी सी बात है। तो सिंपल भाषा में अपन ये समझे कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 19(1)(क) एक ही है, तो बिल्कुल सही बात है। और इंग्लिश में लिखा हुआ जाए तो स्मॉल में ए लिखा हुआ आएगा, कैपिटल का ए आएगा, वो आंसर नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। आजकल कैपिटल में भी ए लिख करके दे देता है बावड़ा बनाने के लिए, ठीक है। तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19। अब 19 में अपने को याद करने हैं ये सारे। देखो 19 जो है इस अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 स्वतंत्रताएं हैं। कितनी स्वतंत्रताएं हैं? अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रता है, लेकिन एक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(च), कौन सी? संपत्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार था, ये अभी मैंने आपको बताया है कि 44वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 300(क) में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। एक और बात याद रखने की, जो अनुच्छेद 300(क) है ये वर्तमान में भाग 12 के अंतर्गत आता है, भाग 12 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब ये एक स्वतंत्रता ऐसे चली गई, यानी वर्तमान में अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रता है? 6 स्वतंत्रता है, ठीक है। बस यही पढ़ेंगे अपन। अब देखो और भी है, थोड़ा सा डिटेल में है, लेकिन आराम से समझ में आएगा। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्लियर। तो अनुच्छेद ऑप्शन में आएगा 19(1)(a), तो अपना आंसर 19(1)(a)। ऑप्शन आएगा अनुच्छेद 19, तो अपना आंसर भी अनुच्छेद 19। अब देखो अनुच्छेद 19 भी है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। कौन सा 19 बी? अनुच्छेद 19(1)(b), शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अभी आपको याद हो जाएंगे सारे अनुच्छेद, ये 19 का जो पार्ट है ये पूरा सीक्वेंस में याद हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे याद होगा, अभी आप देखना, अभी आपको थोड़ी देर में याद हो जाएगा। अनुच्छेद 19(1)(c), सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब देखो इसको याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले व्यक्ति बोलता है, विचार आते हैं और विचार को व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है। तो सबसे पहली स्वतंत्रता तो कौन सी आ गई? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे पहले व्यक्ति बोलेगा, तो अनुच्छेद 19(1) में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये सब 19(1) में है, ठीक है, 19(1) में। अब इसके ऊपर व्यक्ति क्या जो मन में आएगा वो बोल सकता है? नहीं, जो मन में आएगा वो नहीं बोल सकता है। वो आप सुबह सुबह उठोगे बोलोगे मुझे वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पड़ोसी को गाली देने लग जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, और ये प्रतिबंध कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19(2) में, ठीक है। यानी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है 19(1) में, प्रतिबंध है अनुच्छेद 19(2) में। आगे देखो, व्यक्ति बोलेगा तो वो सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, उसको सभा करने की स्वतंत्रता है, सभा सम्मेलन कर सकता है। यानी अपनी बात कहाँ बोलेगा? लोगों को इकट्ठा करके तो बोलेगा ना। तो पहली बात है कि उसके मन में विचार आया, उसने अभिव्यक्त किया, धीरे धीरे उसने एक सम्मेलन किया, और ये जो सम्मेलन है ये कौन से अनुच्छेद में आ जाएगा? अनुच्छेद 19(1)(2), अनुच्छेद 19(1) है। और अब सम्मेलन करने में भी कई प्रतिबंध है। प्रतिबंध ये है कि प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी, हथियारों से सम्मेलन नहीं होगा, हथियार नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें सिखों को कटार रखने की अनुमति दी गई है। सिख जो है ये अपवाद है, सिख कटार रख करके, धार्मिक आधार पर कटार रख करके सम्मेलन कर सकते हैं। अब इसके ऊपर भी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे हथियार नहीं रख सकता है, ऐसे लोक व्यवस्था खंडित नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 लोगों को इकट्ठा कर दिया और वहां पर बोलने लग जाए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ आधारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये कहाँ पर है प्रतिबंध? आर्टिकल 19 3 में है, 19(3) में ये प्रतिबंध लगाया गया है। तो सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1) में। अब जब वो सभा सम्मेलन करेगा कोई व्यक्ति, तो कुछ लोग होंगे जो उसके साथ में आ जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो उसका विरोध करेंगे। यानी जो लोग साथ आएंगे उनसे मिलकर के वो क्या बना लेगा? अपना एक संगठन बना सकता है। तो संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा? ये सारे 19(1) में है, और सीक्वेंस से अपन चल रहे हैं, अनुच्छेद आ गया 19(1)(ग), ठीक है। याद हो रहा है ना?
सबसे पहले व्यक्ति ने अपनी बात रखी, बोला तो उसने सम्मेलन किया, तो सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता। सभा सम्मेलन में कुछ लोग उसके साथ आएंगे, कुछ लोग उसका विरोध करेंगे, तो एक बन गया संगठन। ठीक है, और संगठन के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए गए। आप कोई आतंकवादी जैसे संगठन नहीं बना सकते हैं, नक्सल एक संगठन है तो ऐसा संगठन आप नहीं बना सकते हैं। तो ये जो प्रतिबंध लगाया गया है ये सिंपल अनुच्छेद 19(4) में। ठीक है, वाक अभिव्यक्ति जो 19(1) में है, इसका प्रतिबंध 19(2) में है। सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता 19(1) में है, इसका प्रतिबंध 19(3) में है। संगठन संघ बनाने की स्वतंत्रता 19(1) में है और इसका जो प्रतिबंध है वो 19(4) में है। अब देखो, संगठन बन गया। अब व्यक्ति उस संगठन को अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रखेगा। जैसे मान लो किसी ने राजस्थान में संगठन बना लिया, वो उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, तो बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे राज्यों में घूमना पड़ेगा। यानी विचरण करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। लेकिन कहाँ घूमने की स्वतंत्रता, देश के अंदर, देश के बाहर नहीं। देश के अंदर घूमने की जो स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा, 19(1)(ग). अब वो घूमेगा अपने संगठन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति देश में कहीं पर भी घूम सकता है, आ जा सकता है, अबाध रूप से उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं जा सकते हो, घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन कोविड के अंदर तो नहीं घूमने दिया, तो लोक व्यवस्था बनाने के लिए ये प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और प्रतिबंध कहाँ पर आ जाएंगे, अब आर्टिकल 19(5) में सीक्वेंस से चल रहा है। सबसे पहले व्यक्ति ने अपनी बातचीत की, उसने बोला तो एक सम्मेलन किया, सभा की। सभा सम्मेलन में उसने कुछ लोगों को साथ लिया और संगठन बना लिया। सभा सम्मेलन की तो कुछ लोग उसके साथ आ गए, कुछ ने विरोध किया तो संगठन बन गया। अब वो संगठन को बढ़ाने के लिए घूम रहा है। हो सकता है वो कभी चंडीगढ़ या गोवा जैसी जगह पे चला जाए, उसको जगह पसंद आ गई तो वो क्या कर सकता है, निवास कर सकता है। तो निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, निवास करने की स्वतंत्रता। अब निवास करने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में आ जाएगी, 19(1)(अ) खाली। ठीक है, 19(1)(अ) ABCD में करो तो ई आ जाएगा। अब जहां पे व्यक्ति घूम नहीं सकता है वहां पे निवास भी नहीं कर सकता है। दिमाग में बैठा लेना अच्छे से, जहां व्यक्ति घूम नहीं सकता है वहां पे निवास भी नहीं कर सकता है। यानी आर्टिकल 19(5) ही है प्रतिबंध। यहाँ भी 19(5) है, यहाँ भी 19(5) है। अब निवास के बाद में क्या होगा, जैसे उसने निवास किया, उसने भूमि खरीदी, और भूमि खरीदते उसके पास में क्या आ गई, संपत्ति। तो इस संपत्ति का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19(1)(6) में है, 19(1)(6) में है, 19(1)(6) में है। अब 19(1)(6) है, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ से इसको हटा दिया गया है और ये कहाँ चला गया, अनुच्छेद 300(क) में चला गया, अनुच्छेद 300(a) में चला गया। ए यहाँ पे कैपिटल में है ना, अनुच्छेद 300(a) में चला गया। ये भाग 12 में है और एक कैसा अधिकार बना दिया गया, अब एक संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकारों से हटा करके इसे। क्लियर। अब व्यक्ति ने जहाँ पे निवास किया, उसने जमीन खरीद ली, अब वहाँ पे रह रहा है। अब रह रहा है तो उसके लिए आवश्यक क्या होगा, व्यापार। तो कोई भी व्यक्ति देश में कहीं पर भी व्यापार, वृत्ति, आजीविका के साधन जुटा सकता है। ठीक है, व्यापार कर सकता है, आजीविका का साधन वहाँ पे मतलब अपने आजीविका चलाने के लिए कोई भी रोजगार कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा, अनुच्छेद 19(1)(6) और इसका भी जो प्रतिबंध है वो अनुच्छेद 19(6) में है। प्रतिबंध कहाँ है, अनुच्छेद 19(6) में। क्या प्रतिबंध है कि व्यक्ति काम तो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे कहीं पे प्रतिबंध, एक तो आपके पास में योग्यता होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। आपके पास में बीएड की डिग्री नहीं है, आप टीचर बन जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपके पास में एमबीबीएस की डिग्री नहीं है और आप डॉक्टर बन जाओ, ऐसा भी नहीं कर सकते हो। बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में शराब बेचना प्रतिबंध है। उत्तराखंड जैसे राज्य में, ऋषिकेश जैसी जगह पर धार्मिक आधार पर अंडे बेचना प्रतिबंधित है। तो ऐसे प्रतिबंध इसमें लगाए गए हैं। ठीक है, ये है आर्टिकल 19 कंप्लीट है ये। और पीडीएफ फॉर्मेट में आप देखो तो इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, बिना शस्त्रों के होना चाहिए, अनुच्छेद 19(1)(ब). सबसे पहले वाक अभिव्यक्ति, उसके बाद में सम्मेलन, फिर उस व्यक्ति ने संगठन बना लिया। संगठन के बाद में वो इस संगठन को बढ़ाना चाहता है तो वो विचरण करेगा, देश में घूमेगा आबाद रूप से। जहाँ घूमेगा वहाँ हो सकता है कि निवास कर ले, तो निवास करने की स्वतंत्रता। जैसे उसने भूमि खरीदी निवास के लिए, उसके पास में क्या आ गई, संपत्ति आ गई, इसको हटा दिया गया है यहाँ से। फिर है आजीविका। ठीक है, अब जो मैं प्रतिबंध बता रहा हूँ उसके बारे में यहाँ बताया गया है। वाक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये कौन से आर्टिकल में पढ़ी अपन ने,
19(1) क में पड़ी है और 19(1) क पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, सीमाएं लगाई गई हैं। यहाँ पर ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 19(2). ठीक है, किस आधार पर? कि आप बोल तो सकते हैं लेकिन देश की अखंडता व संप्रभुता के आधार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, राज्य की सुरक्षा के आधार पर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पर, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, लोक व्यवस्था, शांति व्यवस्था, नैतिकता और सदाचार के आधार पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। किसी को अपराध के लिए आप उकसा रहे हैं या खुद अपराधी बन रहे हैं तो अपराध उद्दीपन के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सम्मेलन एक तो कौन से अनुच्छेद में आएगा? 19(1) ग में आ जाएगा। पहले में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरे में है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन की आ गई ख में, और प्रतिबंध जो लगेगा ये 19(3) में है। क्या प्रतिबंध है? ये पॉइंट याद होनी चाहिए, ये मेंस के एग्जाम में लिखने होते हैं और आजकल तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाने लगे हैं। भारत की संप्रभुता व अखंडता और लोक व्यवस्था, 2 याद आ रहे हैं इसमें। फिर है संघ बनाने का अधिकार, संघ संगठन बना सकते हैं, अनुच्छेद आ जाएगा 19(1) ग। प्रतिबंध आ गया 19(4). भारत की अखंडता और संप्रभुता के आधार पर, लोक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर संगठन बनाने पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संगठन के बाद में विचरण करने की स्वतंत्रता, तो विचरण कहाँ जाएगा? अनुच्छेद 19(1) घ में आ जाएगा। प्रतिबंध कहाँ आएगा भाई साहब? प्रतिबंध आ जाएगा अनुच्छेद 19(5) में। किस आधार पर विचरण और आवास पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? जनसाधारण के हित में, जनजातीय लोगों के हित में। ये जो जनजाति आपने शेड्यूल पढ़ी होगी, अनुसूची 5 और अनुसूची 6, यहाँ पर आप विचरण और आवास नहीं कर सकते हैं। आजीविका की सीमाएं, ठीक है, तो आप व्यापार वृत्ति कर सकते हैं। ये आर्टिकल है 19, 19(1), ये 6 आ जाएगा, लास्ट वाला है, और प्रतिबंध आ जाएगा इसका 19(6) में। ठीक है, तो ये कुछ सीमाएं लगाई गई हैं जनसाधारण के हित में। ये अनुच्छेद 19 कंप्लीट। आई होप कि अनुच्छेद 19 बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, डिटेल में डिस्कस किया है, और बड़ा अनुच्छेद है लेकिन फिर भी ये आसानी से याद हो जाता है क्योंकि इसका सीक्वेंस ऐसा बना हुआ है कि याद करने में अपने को दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, आप रटोगे नहीं, लॉजिक लगाओगे तो भी याद हो जाएगा। अब आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या मतलब है इसका? किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, अब उसको अपना दोष क्या है? साबित करना है। जो दोष हो गया उससे, जो अपराध हो गया है, उसको साबित करना है। तो साबित कब करेगा? जब उसको कुछ अधिकार दिए जाएंगे कि उससे गलती हो गई या अनजाने में अपराध हो गया। कैसे भी वो अपने दोष को सिद्ध करेगा, साबित करने के प्रयास करेगा, तो क्या संरक्षण दिया गया है? पहली बात तो ये लाइन ही समझ में नहीं आती है, तो इसका मतलब यही है कि अपराध कर दिया है और अब अपना अपराध को सिद्ध करना है, साबित करना है, तो कैसे सिद्ध करेगा? ठीक है, ये 3 आर्टिकल इसमें आएंगे, 3 पार्ट है। पहला है अनुच्छेद 20 और 1। क्या कहता है? सिंपल सी बात है, किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी जिस समय वो कानून लागू था। ये एक वर्ड आता है, भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। क्या मतलब है कि पुराने बने हुए कानून से आप किसी को दंडित नहीं कर सकते हो। आज का कानून क्या है? जिस समय उसने अपराध किया है, बिल्कुल सिंपल भाषा में है, जिस समय व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसके अनुसार ही, उस कानून के अनुसार ही सजा दी जाएगी। आप और हम दोनों इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल अपन लें तो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। उस समय अपराध की श्रेणी में जो बालिग माना जाता था वो माना जाता था 18 वर्ष की आयु को। अब इसमें क्या था? एक लड़का था जिसकी आयु उस समय थी 17 वर्ष, लेकिन अब 17 वर्ष थी, उस समय अपराध किया और वो क्या हो गया? यहाँ पर इस कानून के तहत नाबालिग हो गया। सिंपल सी बात कि उस समय ये था कि बालिग उसे माना जाएगा जिसकी आयु 18 वर्ष है अपराध की श्रेणी में, और ये जो व्यक्ति है इसकी आयु थी 17 वर्ष, यानी वो नाबालिग की तरह जुवेनाइल कोर्ट में इसका केस चलेगा। वर्तमान में अपराध की श्रेणी में बालिग माना जाता है 16 वर्ष को, वर्तमान में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 16 वर्ष का व्यक्ति यदि अपराध करता है तो बालिग की तरह उसके ऊपर केस चलेगा। तो अब कानून बना था तब ये नाबालिग, यदि ये व्यक्ति आज अपराध करेगा तो इसके ऊपर इसे क्या माना जाएगा? बालिग माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जिस समय जो कानून बनाया गया, अपराध किया गया, उस समय जो कानून है उसी के अनुसार सजा दी जाएगी। अगला है नो डबल जियोपैरिडी। जियोपैरिडी डबल क्या है? ये भी आर्टिकल कौन सा हो गया?
20 में 2 क्या है, एक बार अपराध के लिए एक ही सजा, एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। ठीक है, ये विभागीय कार्यवाही का मतलब है, जैसे अभी आपने सुना होगा वो कौन है, वो डीएसपी साहब जो पकड़े गए हैं ब्यावर में, तो उनके ऊपर विभाग कार्रवाई कर सकता है, उनको हटा सकता है। ठीक है, लेकिन सजा उनको एक ही बार दी जाएगी, एक ही अपराध है और एक ही बार सजा दी जाएगी। आर्टिकल 20(3) में क्या है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के विरुद्ध यानी आपको वहां पे ये नहीं दबाव नहीं डाला जाएगा कि ये स्वीकार करो कि चोरी आपने की है, ये मर्डर आपने किया है, ऐसे मतलब आपके ऊपर बाध्य नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा। ये है आर्टिकल 23। सिंपल सा है। पहले में तो क्या है, जिस समय अपराध सजा भी उसी कानून के तहत, उसी कानून से सजा। सिंपल, ये तो पहला पॉइंट। दूसरा है कि एक अपराध और एक अपराध के लिए एक सजा, एक अपराध एक सजा। यहां पे एक वर्ड याद रखना, भूतलक्षी। ठीक है, भूतलक्षी वर्ड मिलता है। और थर्ड है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और यहाँ पर जो वर्ड मिलता है वो है आत्म आरोपित नहीं किया जाएगा। आत्म यानी खुद के प्रति आरोपित नहीं किया जाएगा, आरोप सिद्ध नहीं करवाया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 है। ठीक है, अनुच्छेद 20 केवल आपराधिक कानूनों से संरक्षण देता है, सिविल कानूनों से नहीं। ये अंडरलाइन कर लेना आप। कानून दो प्रकार के हैं, सिविल और आपराधिक। तो सिविल जो कानून है इनके अनुसार नहीं, ये संरक्षण नहीं देता है। ये केवल आपराधिक कानून, केवल लिखा हुआ है, केवल आपराधिक कानून से संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 21 में चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्या क्या प्रश्न आते हैं यहाँ से वो देखते हैं। सबसे पहले देखो आर्टिकल 21 है ना, पहला ही प्रश्न ये बनता है, आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अपन ने कहाँ से लिया है। तो आर्टिकल जो 21 है ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ठीक है, कहाँ से लिया है, जर्मनी के संविधान से। इसकी लैंग्वेज ऐसे आती है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, ये एक वर्ड आता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये जो है ना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अपन ने एक अनुच्छेद पढ़ा है 14। अनुच्छेद 14 में अपन ने पढ़ा कुछ ऐसे शब्द, विधि का शासन, विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14 में है। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कंफ्यूज क्रिएट कर देता है। अपन अनुच्छेद 14 करके आ जाते हैं आंसर। नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में है। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये जापान के संविधान से ली गई है। दोनों बातें याद रखना। और जो प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये कैसा अधिकार है, प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। यानी प्रकृति ने अपने को ये अधिकार दिया है, अपने को प्राणों का जो अधिकार है, ये जो प्राण दिए हैं प्रकृति ने दिए हैं, तो प्राकृतिक अधिकार है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन फिर बाद में सजा क्यों दी जाती है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो क्यों फिर जेल में डाल दिया जाता है, फांसी की सजा दे दी जाती है। तो वहां पर यह वर्ड काम में आता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राणों को नहीं छीना जा सकता है। ये है पॉइंट। ठीक है, फिर अब इसका क्या है, सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है संविधान में, क्योंकि किसको जरा सी भी समस्या हुई वो कोर्ट में चला जाता है कि साहब मेरे तो प्राणों को कष्ट हो रहा है, मेरे तो देह को कष्ट पहुंच रहा है। यहाँ तक कि सोने का अधिकार, शुद्ध जल प्राप्त करने का अधिकार, शुद्ध वायु प्राप्त करने का अधिकार, ये सारे अनुच्छेद जो आप देखते हैं, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये सारे मौलिक अधिकार, जो भी अधिकार कहीं नहीं है वो अनुच्छेद 21 में शामिल कर लिया। ठीक है, हाल ही में राइट टू प्राइवेसी वो भी अनुच्छेद 21 में ही है। तो और क्या बातें, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ध्यान रखना ना। ये प्राकृतिक अधिकार जापान से लिया गया है, जर्मनी से अनुच्छेद 21 को लिया गया है, और इसमें जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से लिया गया है। देखो, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या गया विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जापान से लिया गया है।
तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। कुछ केसेज हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट। गोपालनवाद 1950, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 21 की संकीर्ण व्याख्या की इसमें विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत, देखो 1950 क्या 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है, और 1964 के पहले के जितने भी केसेज आप पढ़ेंगे इनमें आप पढ़ेंगे कि विधायिका का ही बोलबाला रहा है, क्योंकि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व इतना प्रखर था कि न्यायपालिका भी थर थर कांपा करती थी। सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं अपन। तो ये कानून विधायिका बनाती है कानून, और विधायिका इज इक्वल टू मतलब जवाहरलाल नेहरू था उस समय। तो संकीर्ण व्याख्या की न्यायालय ने और कहा कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत माना न्यायपालिका केवल कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा कर सकती है। यानी अनुच्छेद 21 में जो कार्यपालिका यदि कोई अपनी स्वेच्छाचारिता चलाती है, अपनी दादागिरी चलाती है, तो ऐसे कार्यों की समीक्षा कर सकता है केवल न्यायालय। ये विधायिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की व्याख्या समीक्षा नहीं कर सकती, कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता की व्याख्या कर सकती है, ना कि विधायिका की। ठीक है, भले ही विधायिका ने अतार्किक, अनुचित और अन्यायपूर्ण कानून बनाया हो, न्यायपालिका को कानून का अक्षर से पालन करना पड़ता है। न्यायपालिका ने अपने आप को संकीर्ण दायरे में समेट लिया। न्यायालय ने माना कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है जीवित रहना और बंधक नहीं बनाया जाना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, न्यायपालिका, यहाँ देखिए आप, ये विधायिका है, ये कार्यपालिका है। कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनका गांधीवाद सीधा सीधा पूछा जाता है। मेनका गांधीवाद में क्या था कि अपन ने अभी एक आर्टिकल पढ़ा है अनुच्छेद 19 में कि देश के अंदर अबाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। तो देश के अंदर घूमने की बात आएगी तो अनुच्छेद 19 में आ जाएगा। ठीक है, 19(1) में भी कौन सा आ जाएगा, गया आ जाएगा। लेकिन बात आएगी विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, तो विदेश घूमने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, 21 में। ये याद रखना, ये देश के अंदर तो 19(1) गए में, और विदेश में घूमने की या विदेश जाने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 21 में है। 21 में लिखा नहीं गया है, लेकिन ये मेनका गांधीवाद में 1978 में न्यायालय ने निर्णय दिया। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्यापक व्याख्या दी यहाँ पर, और अपने पूर्ववर्ती निर्णय, कौन सा पूर्ववर्ती निर्णय, जो आपने देखा 1950 का केस था गोपालनवाद का, इस गोपालन केस में जो निर्णय दिया इसको उलट दिया, और न्यायालय ने माना कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की सम्यक प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए। विधि की सम्यक प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए। क्या है ये, इसके तहत न्यायपालिका कार्यपालिका की स्वेच्छाचारी कार्यों के साथ साथ विधायिका के भी स्वेच्छाचारी कार्य हैं उनकी समीक्षा कर सकती है। अब यहाँ पे देखो जवाहरलाल नेहरू नहीं है, स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा कर सकती है। वह किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है, वह कानून प्राकृतिक कानून के अनुरूप है या नहीं। यानी अब पहले गोपालनवाद में निर्णय आया था केवल कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है, लेकिन अब मेनका गांधीवाद में कहा कि विधायिका के कार्यों की भी समीक्षा की जा सकती है। यदि कोई भी कानून प्राकृतिक कानून के विरुद्ध होगा या अतार्किक, अनुचित, अन्यायपूर्ण होगा तो उसे बदला भी जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, उसकी अलग व्याख्या की जा सकती है। न्यायपालिका कानून का अक्षर से पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि वहां पे क्या कहा था गोपालनवाद में कि अक्षर से है, जो विधायिका ने कह दिया है उन कानूनों की पालना की जाएगी। यही था। विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है, विधि की सम्यक प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यपालिका के कार्यों की भी समीक्षा कर सकता है और विधायिका के कार्यों की भी न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है। इसके साथ ही न्यायपालिका ने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या और भी व्यापक रूप में कर दी। इसे माना कि जीने के अधिकार का अर्थ केवल जीवित रहना या पशुओं की तरह रहना नहीं है, बल्कि जीवन का अर्थ है गरिमापूर्ण युक्त जीवन, जिसमें जीवन के सभी पहलू होने चाहिए। ये वर्ड प्रस्तावना में भी लिखा गया है, गरिमापूर्ण जीवन। ठीक है, इसके लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। अब इसमें देखो बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर लिया और करते ही जा रहा है, इसलिए एक प्रश्न आता है कि संविधान में सबसे ज़्यादा विस्तार किस अनुच्छेद का हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ है ना, ये अनुच्छेद 21 का हुआ है। इतना बड़ा बन गया है कि छोटे छोटे मामले भी इसके अंदर शामिल कर लिए। देखो, मानवीय प्रतिष्ठा यानी इज्जतपूर्ण तरीके से जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल वायु में जीने का अधिकार, हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। ठीक है, इससे भी देह को कष्ट हो रहा है। जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय प्राप्त करने का अधिकार,
स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये केस याद रखना आप, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटकवाद था, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटकवाद। और इस मोहिनी जैन में जो निर्णय आया था, ये अनुच्छेद 21 में जब शामिल किया गया, तभी आप देखेंगे कि जो शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, वो अनुच्छेद 21 क में है। ऐसे अब भविष्य में कभी निजता का अधिकार यदि बनेगा, संविधान में शामिल किया जाएगा, तो आप देखेंगे कि उसके लिए एक नया अनुच्छेद बनाएंगे, अनुच्छेद 21 क में, अभी बना नहीं है। ठीक है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, ये सारे इसमें शामिल हो रहे हैं। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा, ये मेनका गांधीवाद है, ऊपर बता दिया है मैंने, वापस लिख लेना, मेनका गांधीवाद 1978। बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार। मतलब जो भी अधिकार आपको लगे कि ये कौन से अनुच्छेद में शामिल है, याद नहीं आ रहा है, तो वो इसी अनुच्छेद में आ जाएगा। राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार संरक्षण का अधिकार, सामाजिक व आर्थिक न्याय सशक्तिकरण का अधिकार, लंबी चौड़ी लिस्ट है, बारकेटर्स के विरुद्ध जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, शयन का अधिकार, सोने का अधिकार, सौर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, विद्युत का अधिकार। और एक लेटेस्ट इसमें लिखा नहीं गया, आप लिख लेना, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। और निजता का अधिकार एक केस है पुट्टू रामास्वामी बनाम भारत सरकार, पुट्टू स्वामी केस है, पुट्टू स्वामी, बिल्कुल यही होना चाहिए एग्जैक्ट, तो मुझे याद शायद यही है, पुट्टू स्वामी केस। ठीक है। और ये अभी का है, 2019-20 के लगभग का ही है। तो अनुच्छेद 21 क, ये अनुच्छेद 21 क है, अनुच्छेद 21 ए है। देखो अनुच्छेद 21 ए को भी अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ये 100 शब्दों में आरएस में पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 21 ए जो है, ये संविधान में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 86वां संविधान संशोधन होता है वर्ष 2002 में। क्या है देखो, 86वां संविधान संशोधन। देखो अपने संविधान में एक भाग है, भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व। अब नीति निर्देशक तत्व क्या है कि अभी तक लागू नहीं किए गए हैं सारे, क्योंकि वो भाग बनाया भी इसलिए गया था कि जब देश आज़ाद हुआ तब अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि डीपीएसपी के सारे प्रोविजंस को अपन लागू कर सकें, क्योंकि उनके लिए पैसा चाहिए था। तो इसी डीपीएसपी में एक आर्टिकल है 45, जो ये कहता था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे, इन बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य, 2 वर्ड है, निःशुल्क और अनिवार्य, फ्री कंपल्सरी प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। और प्राथमिक के लिए जो वर्ड है वो है एलिमिनेटरी। तो एलिमिनेटरी एजुकेशन की बात की गई है। 3 शब्दों को याद रखना, ये लिखने ही पड़ते हैं अपने को, ठीक है। निःशुल्क, अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी किनको? जिनकी आयु है 6 से 14 वर्ष। अब हुआ क्या कि राज्य को वर्ष 2002 में जब अटल जी की सरकार आई तो भारत को लगा कि इसको लागू कर देना चाहिए, भारत सक्षम हो चुका है, इतना पैसा तो है कि अपन पढ़ा सकते हैं। तो एक संविधान में संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अनुच्छेद बनाया गया 21 क, ठीक है। और इसमें ये प्रोविजन कर दिया कि राज्य प्रत्येक बालक का, जिसकी आयु कितनी है 6 से 14 वर्ष, इनका अधिकार है कि वो अपने बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। कैसी शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। यह आर्टिकल बना दिया गया। तो एक तो क्या प्रोविजन हुआ 86वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद बना। दूसरा प्रोविजन ये हुआ कि एक मौलिक कर्तव्य बनाया गया अनुच्छेद 51 क में। अपन पढ़ेंगे आगे, अनुच्छेद 51 में 10 मौलिक कर्तव्य हैं और वर्तमान में 11 हैं। 11वां जो था ये 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया और ये कहा गया कि प्रत्येक अभिभावक और माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य, कौन से बच्चों को?
लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। प्रत्येक अभिभावक और माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिलाएं। ये कर्तव्य होगा। ठीक है, तो 11 कर्तव्य हो गए, तो 2 अनुच्छेद शामिल हो गए, 21 कर 51। एक और इससे चेंजिंग आई, वो ये आई कि अनुच्छेद 45 है ना, इसका टारगेट अपन अचीव कर लिया, तो यहाँ की शब्दावली चेंज कर दी। और वर्तमान में इसे पढ़ा जाता है कि राज्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसको आप LKG UKG बोलते हो, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पोषण उपलब्ध करवाएगा, पोषण की व्यवस्था करेगा राज्य। तो ये आंगनबाड़ी केंद्रों में अपन देख सकते हैं वर्तमान में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और पोषण के रूप में मुरमुरे, सिका हुआ आटा जिसे पंजरी बोलते हैं, ये उपलब्ध करवाए जाते हैं। जो अपन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तब वो पंजरी खाते हैं, तो पंजरी ये पौष्टिक तत्व होते हैं, ये उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 21 क में पढ़ेंगे अपन। 86वां संविधान संशोधन आ जाए तो मैंने आपको बता दिया है 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 51 क और अनुच्छेद 45। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे सिंपल छोटा सा है कि अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य, यहाँ पे वर्ड लिखना, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्राथमिक शिक्षा एलिमिनेटरी वर्ड आएगा इंग्लिश में। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। शिक्षा का और लागू कब से हुआ, तो इसके लिए कानून बनाया गया RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 RTE। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, और ये लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और लागू कब से होता है 1 अप्रैल 2010। यानी अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। निजी विद्यालयों में भी 25% गरीब बच्चों को प्रवेश देना आवश्यक है, जिनका शुल्क भुगतान सरकार करती है। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 22, स्वतंत्रता के अधिकारों की श्रेणी में अपन पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, और अनुच्छेद जो 22 है ये अंतिम है स्वतंत्रता के अधिकार का। अनुच्छेद 22 क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी इसमें 3, ये इसको भी मैं आपको इधर ही समझा देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, आप नोट कर सकते हो इनको, है ना। गिरफ्तारी है ना 2 प्रकार की होती है। एक तो आएगी साधारण कानून के तहत, साधारण कानून जिसमें अपन ने चर्चा की कि साधारण कानून में एक तो नागरिक कानून होते हैं, सिविल कानून बोलते हैं अपन, और एक होते हैं क्रिमिनल आपराधिक कानून। एक गिरफ्तारी होती है निवारक कानून के तहत, ये बड़ा खतरनाक है। आपने संजू मूवी देखी हो तो संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था निवारक कानून के तहत ही, और उस समय जो कानून था, अब तो ये खत्म हो गया है, टाडा के तहत इसको गिरफ्तार किया गया था संजय दत्त को। और ये ऐसा होता है इतना, मतलब संजय दत्त के पिता उस समय MP थे, सांसद थे, बड़ी अप्रोच थी, लेकिन फिर भी वो संजय दत्त को मतलब इस कानून से छुड़ा नहीं सके, और किस तरीके की सजा, किस तरीके की यातना उसे दी गई वो आपने संजू मूवी में देखा होगा, जब तिहाड़ जेल में रखा गया उनको। ठीक है, तो बड़ा खतरनाक होता है। क्या मतलब है निवारक कानून का, निवारण करना, यानी कोई अपराध होने वाला है और अपराध होने के पहले उसको गिरफ्तार कर ले, ये निवारक कानून। कि संदेश हो कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है और उसको पहले ही गिरफ्तार कर ले, तो वो होता है निवारक कानून। तो 2 प्रकार की गिरफ्तारी, साधारण कानून के तहत और निवारक कानून के तहत। क्लियर। अब देखो, यदि साधारण कानून के तहत गिरफ्तारी है तो सबसे पहले उसको कारण बताना आवश्यक है। आपने देखा होगा फिल्मों में, आपके खिलाफ वारंट है हमारे पास, तो वारंट का क्या मतलब है, हम कारण बता रहे हैं। दूसरा, वकील से परामर्श करने का अधिकार है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, इसमें यात्रा के समय को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट। तो 3 पॉइंट है, सिंपल है। सबसे पहले तो उसको कारण बताना पड़ेगा गिरफ्तार करने से पहले। जैसे जेल में वहाँ लेके जाएंगे थाने में, तो उसको ये कहा जाए भाई वकील को बुला सकता है, वो उसका कोई वकील हो तो विधि परामर्श ले सकता है। तीसरा, 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने परामर्श करना होगा। लेकिन ये जो साधारण कानून के तहत है, 2 लोगों को प्राप्त नहीं होगा ये उपरोक्त अधिकार, यदि व्यक्ति शत्रु देश का नागरिक है। और एलियन वर्ड आता है, लेकिन एलियन का मतलब वो एलियन नहीं है यहाँ पे कि दूसरे ग्रह से आए। एलियन का मतलब जो अपने देश का नागरिक नहीं है, अपन नहीं जानते हैं कि ये कौन, उसके बारे में जानते ही नहीं है।
दूसरा है यदि गिरफ्तारी निवारक कानून के तहत है तो भी उपरोक्त प्रोविजंस, उपरोक्त जो अधिकार हैं ये प्राप्त नहीं होंगे। अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट जो 22 में है, निवारक कानून के तहत यदि गिरफ्तारी हुई है तो उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं। क्या? गिरफ्तार कर लिया उसको, कारण बताया जाएगा क्या? कारण नहीं बताया जाएगा। उसको जानने का अधिकार है, लेकिन यदि चाहे तो बता दे, चाहे तो नहीं बताए, नहीं बताया जाएगा। बता सकते हैं, जैसे संजय को बता दिया था कि तेरे घर पर ये ट्रक मिला है हथियारों का। अब गिरफ्तार कर लिया तो अधिकतम 3 महीने तक उसको रखा जा सकता है। अब 3 महीने समाप्त हो गए तो क्या करेंगे? तो 3 न्यायाधीशों की कमेटी बैठेगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकारी बोर्ड। कितने सदस्य होंगे इसमें? 3 सदस्य होने चाहिए कम से कम। कौन होंगे? कम से कम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकारी बोर्ड यदि ये कहता है कि इस अवधि को बढ़ाया जाए तो बढ़ा दी जाएगी, और वो कहता है नहीं बढ़ाया जाए तो नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है ना, और 3 महीने से ज्यादा उसको तभी बढ़ाया जाएगा जब ये 3 जजों की कमेटी बैठी। अपील कर सकता है वो, अपील करने का अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 से निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को विरोध करने की अवधि 2 माह कर दी गई थी, 3 माह से घटाकर, लेकिन ये लागू नहीं हो सकी। ऐसे विषय जिस पर केवल संसद निवारक निरोध कानून बना सकता है, ये तो वो विषय हैं जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है, अपने को पता है। रक्षा, देश की सुरक्षा, विदेशी मामले। वे विषय जिन पर संघ और राज्य दोनों निवारक कानून बना सकते हैं, राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति सेवाओं को बनाए रखना। अब कौन कौन से कानून है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। निवारक निरोध कानून 1950, कोफे पासा 1974। जब ये गवर्नमेंट आई थी मोरारजी देसाई की, तो इसने चुनाव में, घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम कोफे पासा को हटा देंगे। विदेशी मुद्रा विनियमन से संबंधित है कोफे पासा, लेकिन नहीं हटा पाई। ठीक है, ये मिसा, नासा, टाडा, पोटा, ठीक है, एक पोटो भी है, पोटो। तो ये कुछ निवारक कानून है, नाम याद रख लेना, एनएफ आपके लिए। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक अपन ने देखा, और अब शोषण के विरुद्ध अधिकार अपन देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने मतलब इस तरीके से बताया कि चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी, 1-2 बार आप रिवाइज कर लोगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगी। एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि आपको नोट्स चाहिए आरएस के अकॉर्डिंग, आरएस के हैंड रिटन नोट्स हैं, हाथ से बने हुए नोट्स हैं, यदि आपको चाहिए तो आप बता देना। ठीक है, लॉट ऑफ थैंक्स। बताएंगे कहाँ पर? आप पास में नंबर होना चाहिए, तो मेरा नंबर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9079316751। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, यूजीसी नेट और आरएस दोनों के कंप्लीटेड नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए हैं, वो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।